स्वागत है आपका मार्क एकेडमी ऑफ विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 9th चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सभी एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर दी हुई टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप उसे यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से, देन इन टेक्स्ट, देन एक्सरसाइज। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। यानी एक फोर्स लग रहा है किसी मास 5 kg के मास पर 2 सेकेंड के लिए, और वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है 2 सेकेंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी हमें फोर्स मालूम करना है, फोर्स कितना लग रहा है इस पर। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यही फोर्स अगर 5 सेकेंड तक लगता तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता। अगर 2 सेकेंड तक लगा है तो माफ करिए, एक्सेलरेशन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी क्या होता। एक्सेलरेशन नहीं, फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर देखो, पहले पार्ट में हमें फोर्स निकालना है। इसमें फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू एम ए भी होता है और ए की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ए दिया नहीं है तो हमने लिख दिया F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। मास 5 kg का है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का। तो 7 माइनस 3 4 बाई 2, 2 से 4 जाएगा 2 बार में 10, 5 टू 10 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये बोल रहे हैं अगर यही फोर्स लगता रहे अगले 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड का 5 सेकंड के लिए अगर लगता है तो फाइनल वेलोसिटी ने v क्या होगी। बच्चों फॉर्मूला यही रखना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। बस इसमें पता क्या चेंज हो गया है, देखो F इज इक्वल टू मैंने आपको बताया एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये है फॉर्मूला। इसमें पता क्या चेंज हुआ है, F है हमारे पास, M है, U है और T है, V निकालना है। तो इससे वैल्यू पुट करो सिर्फ, फिर कैलकुलेशन कर लेना जब वैल्यू पुट कर लोगे उसके बाद। देखो F 10 न्यूटन का फोर्स लगने के लिए बोला है, 5 kg के ऑब्जेक्ट पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है। ठीक है ना, मतलब चीजें जो फाइंड करनी है वो बदल गई हैं। इस बार v फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम रहा है लेकिन इस बार F है और v फाइंड करना है। तो ये कट गया, इससे ये माइनस में 3 उधर जाके प्लस में 3 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। फाइनल वेलोसिटी इसकी 13 मीटर पर सेकेंड होगी। सेम फॉर्मूला रहा आपको, फॉर्मूला दोनों पार्ट में सेम लगाया, केवल वैल्यू अलग अलग रखी गई है, कैलकुलेशन अलग अलग हुआ है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, ये भी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव सेकंड, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अगर हम एक 2 kg के मास को एक्सेलरेट करें 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन पर, या 4 kg के मास को एक्सेलरेट करें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पर, तो फोर्स का फॉर्मूला जो पिछला वाला था वो भी है और ये भी है, F इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो अब आपको F बराबर हमें बताना है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। केस 1, केस 1 में F अगर निकालना है तो M इसका 2 kg है और A 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का लगेगा।
और केस 2, इसमें जो फोर्स लगेगा मास 4 kg का है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 8 न्यूटन का लगेगा। तो फर्स्ट वाले में यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर फोर्स 10 न्यूटन और 8 न्यूटन। नेक्स्ट, नाउ वी हैव एग्जांपल 8.3। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। देखो मोटर कार की वेलोसिटी दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 4 सेकंड लगते हैं ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है। 4 सेकंड बाद वो रुक जाती है, यानी रुक जाती है, इसका मतलब v0 हो गया। u तो स्टार्टिंग वाला 108 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 4 सेकंड बाद मतलब ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद वो रुक गई, यानी v0 हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बताएगा, क्वेश्चन अपने आप से निकल के नहीं बताएगा मेरा v0 है, आपको उसकी लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी। स्टार्ट हो रहा है तो u0 है, रुक गया तो v0 है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passenger is 1000 kg। भाई फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F = ma, यानी m है पर a नहीं है, तो a निकालना पड़ेगा ना अपने आप को। a निकालने के लिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है क्योंकि वो 0 है, और टाइम भी है 4 सेकंड का, तो वो a का फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सेलरेशन a = v - u/t। इसमें एक फॉर्मूला ये लगेगा, दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा, ये 2 फॉर्मूले लगने हैं। अब इसमें ना एक चीज का ध्यान देना है आपको, ये जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल टेस्ट में कुछ बच्चे 5/8 से कर रहे थे और वो भी सही से नहीं कर पा रहे थे। स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखो, आपका u जो है 108 किलोमीटर पर आवर है, तो 108 और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है। ऐसे चैप्टर 7 में बताया था, अब चैप्टर 8 में भी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। किलोमीटर को अगर आपने मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और आवर को सेकंड में बदलना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। 1 2 1 2। अब इसे अगर आप सिंपल करते हो 2 5 जाओ और 2 से 18 बार में 5/18 ही तो आया, तो वो ना 1000/3600 यानी 1000/3600 का सिंपल करके जो शॉर्ट फॉर्म आया, सिंपलेस्ट फॉर्म आया, वो 5/18 आया। इसलिए 5/18 से आप बार बार इतना लंबा नहीं करते, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 18 6 जा 108, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि रुक गया वो। टाइम इसके पास दिया हुआ है 4 सेकेंड का, तो ए निकालना है v - u/t -30/4, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 को 4 से भाग करोगे तो 7.5 आएगा, ए आ गया। अब फोर्स निकालना है। माइनस में इसलिए आ रहा है बच्चों ये एक्सेलरेशन क्योंकि ब्रेक लग रहा है, जब ब्रेक लगता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए माइनस में है।
F इजिकल टू एम ए, एम है 1000 kg, ए है माइनस में 7.5, तो ये हो जाएगा 3 जीरो लेकिन 2 जीरो, 7500 माइनस में न्यूटन। ये जो माइनस का साइन आता है ना, वो केवल अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन इधर है तो ब्रेक लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो इसलिए माइनस का साइन का मतलब ये नहीं कि फोर्स नेगेटिव है, ना ना ना, फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो आप लगा दोगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि 5 नहीं -5 का लगाओ तो कैसे लगाओगे? माइनस का कैसे लग जाएगा फोर्स? मैं आपसे कहूं 2 रोटी खा लो तो खा लोगे, मैं आपसे कहूं -2 रोटी खाओ तो कैसे खाओगे? तो इसलिए माइनस में नहीं होगा। माइनस में तो मैथ्स में आते हैं इंटीजर, ये तो रियल लाइफ की सिचुएशन है भाई। फोर्स लगेगा, किसी को धक्का लग रहा है, किसी स्पीड जा रही है, कुछ हो रहा है, तो एक माइनस का साइन जो होता है यहाँ पर जो आंसर में आते हैं वो केवल अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। फोर्स लगने की डायरेक्शन अपोजिट है मोशन के। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगेगा तो फोर्स माइनस में आ जाएगा। इसलिए फोर्स है तो हम इसे कहेंगे F इजिकल टू 7500 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हुआ भाई, ठीक है भाई, क्लियर, स्पष्ट, समझ में आया? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का है, वो एक मास m1 है जिसमें वो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है वो, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जिसका मास m2 है उसमें वो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मास को एक कर दिया जाए तो अब कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो पता है क्या, यहां पर एक चीज हमें यहाँ पता करनी पड़ेगी, ये जो ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 है वो क्या है, क्योंकि दोनों का जब एक साथ जोड़ दोगे तो टोटल मास तो पता होना चाहिए ना। देखो फॉर्मूला एक ही रहेगा, ये आपका जो फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए, ये आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। F इजिकल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, और यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है ज्यादातर टाइम में। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट में से तीनों पार्ट में यूज होगा। तो सबसे पहले हम m1 निकाल लें, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर केस 1 के हिसाब से देखें, ये जो मास जिसका m1 है उसको हम केस 1 मान रहे हैं, तो F इज इक्वल टू m1a, F कितने न्यूटन का है, m1 कैलकुलेट करना है, a कितना है 10 का, तो 10 डिवाइड में आएगा तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 kg का मास हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले का केस 2 फॉर्मूला वही रखना है, F इज इक्वल टू m2a, बल्कि a1 और a2 कर दो क्योंकि अलग अलग है, F1 कर दो, F2 कर दो। तो दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, अच्छा सेम फोर्स है तो फोर्स में F2 मत करो, ये बाकी चीजें चेंज होंगी। ये 5, m2 कैलकुलेट करना है, a2 20 है, 20 डिवाइड में आएगा 5 1 जा 5 4 जा, या 1/4 कह दो या 0.25 कर दो, एक ही बात है, 0.25 kg ये मास m2 है। अब आगे बोला जाता है दोनों मास को एक साथ कर दो, यानी टोटल मास जो आएगा केस 3, टोटल मास को बड़े m बराबर m1 प्लस m2,
0.5 और 0.25, तो ये 0.75 kg, ये है 0.75 kg। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों मास को एक साथ कर दें तो ये जो फोर्स है वो कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। फिर वही फॉर्मूला वही रहना है, F इज इक्वल टू एम ए। एम चेंज हो गया है, एम जो है यहाँ पर छोटे लेटर में एम लिख देता हूँ, चेंज हो गया है। ए निकालना है, एफ वही है, एफ 5 न्यूटन का है, एम 0.75 है और ए फाइंड करना है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो 5 अपॉन में 0.75 इज इक्वल टू ए। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, 2 जीरो लग जाएंगे। 25 से 3 बार में, 25 से 20 बार में, आपका 25 दूनी 50, हाँ ठीक है। अब इसे 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6.6666 आता ही रहेगा। तो आप इसे राउंड ऑफ करके 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, ये राउंड ऑफ करके। बोलो कोई परेशानी है? पहले वाले फॉर्मूले से m1 आ गया पहले बार कैलकुलेशन से, तीनों पार्ट में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, F बराबर ma। लेकिन देखो ये खास बात होती है, कुछ बच्चे ना एक ही फॉर्मूले को 3 तरह से याद करते हैं। कहते हैं कि अगर m निकालना हो, देखो अगर m निकालना है तो F अपॉन a कर देना, अगर a निकालना हो तो F अपॉन m कर देना, और अगर f निकालना हो तो m इंटू a कर देना। अरे क्या जरूरत है यार इस तरह से समझने की, फॉर्मूला तो एक ही है, केवल वैल्यू रख के कैलकुलेशन चेंज करो। भाई इसी फॉर्मूले से ये भी आया ये भी आया, लेकिन दिमाग पे इतना प्रेशर डाल देते हैं वो बच्चा पार्टी कि नहीं नहीं m के लिए तो f अपॉन a बताया हमारे सर ने, और a के लिए f अपॉन m बताया है, और f के लिए m इंटू a बताया है। ये क्या बात हुई? फॉर्मूला तो एक ही है, आप इसे चाहे जैसे अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, अब इनमें से अगर 2 चीजें कोई भी आपको गिवन है वो तीसरी निकल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन बन रहा है। अगर m और a है, इनके मल्टीप्लाई से f आ जाएगा, अगर f और a है तो a से डिवाइड कर दोगे f को तो m आ जाएगा। तो है वही चीज, तो अलग से प्रेशर बनाओ कि इतने सारे फॉर्मूला तो एक ही लग रहा है वो। पिछले वाले में सबसे पहले वाले क्वेश्चन में भी ना ऐसे किया हुआ है, मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया था v निकालने के लिए। आपके एनसीईआरटी बुक में उस v को निकालने के लिए v की टर्म्स में पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर दिया था। हम कैलकुलेशन चेंज करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन से आपकी शुरू से प्रैक्टिस होती है इक्वेशन सॉल्व करने की। और आप अगर एनसीईआरटी का उसमें सॉल्यूशन देखो तो उसमें v के लिए लिखा हुआ है f इंटू टी प्लस एम यू, ऐसे करके फॉर्मूला बना रखा है। और हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने सीधे वैल्यू पुट करी है। पहले वाले में बात कर रहा हूँ, इस वाले में आप देख लो, v निकालने का फॉर्मूला बना रखा है कि नहीं बना रखा? इसको पता कैसे बनाया है? हमने वही यूज किया, इसको ऐसे बनाया f इंटू टी एम v माइनस एम यू। तो हमें फाइंड v करना है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, एफ टी प्लस एम यू, अपॉन में m आ जाएगा v, ऐसे करके। अब ये ना इन्होंने क्या किया, इस m से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, एफ टी अपॉन एम और एम यू अपॉन एम, m से m कट गया, एफ टी अपॉन एम प्लस यू इज इक्वल टू वी, ये है देखो। अब ये क्या बात हुई, अब बच्चों को घुमा दिया इतना लंबा चौड़ा कि v निकालने के लिए, अब बच्चा याद करेगा v निकालने के लिए एफ टी था यार, अपॉन में m था, क्या था, हाँ m ही था, फिर प्लस u था। भैया ये सब करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब यही फॉर्मूला है आपके सामने आंसर निकल के आ रहा है वो भी बड़े प्यार से, तो इतना सारा कैलकुलेट करके समझाने की जरूरत क्या है बच्चों को? जब चीजें सिंपल वे में हो रही हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत है? बना रखा है नहीं बना रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में ऐसे? तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप ऐसे करके कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूले में आप सिर्फ वैल्यू रखा करो,
जो एक अननोन वैल्यू है वो कैलकुलेशन के जरिए मिल जाएगी। अब इसको आप इस तरह से पसंद करोगे यूज करना, या पहले इस तरह से फॉर्मूला चेंज करोगे? पहले फॉर्मूला चेंज करोगे? नहीं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे ना। ठीक है, तो इसको मत करना। मैंने आपसे चर्चा इसलिए कर ली कि कई बार ना बच्चे क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या बुक से रेफर कर रहे हैं, तो बुक में ऐसे ही वैसा ही कर रखा है, तो फिर वो उसी के चक्कर में फिर वो फॉर्मूले कंफ्यूज होते रहेंगे, रटते रहेंगे। ये हो गया पूरा। ऐसे इसमें भी मत करना कि m के लिए f अपॉन a के लिए f अपॉन m, एक ही फॉर्मूला है, उसी सब निकल जाता है, तीनों में से जो भी चीज निकालनी होगी। ये है एग्जाम्पल 8.5। तो एग्जाम्पल 8.5 में बच्चों, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure। ये velocity time graph दिया हुआ है। इस ग्राफ को देखकर हमें मालूम चल रहा है बच्चों कि ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20 है, यानी u20 है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई है, यानी v 0 हो गया, टाइम 10 सेकेंड का लगा। ये है। अब हमें बताना है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब देखो, फोर्स के लिए मैंने अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया, F इक्वल टू एम ए। उसको चेंज कर सकते हो इस तरह से। वो एम ए जो होता है ना, एक्चुअल में ये होता है F v माइनस यू अपॉन टी। एक्चुअल में ये ए की वैल्यू है, ये ए है। ये 7th चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी सीखा है। तो कहीं पे हम F इक्वल टू एम ए यूज कर लेते हैं, कहीं पर F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे ना जो गिवन है उसमें वी यू टी दिया हुआ है, तो अलग से ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। F इक्वल टू एम ए भी यूज कर सकते हैं, तो फिर हमें उसमें ए निकालना होगा पहले, उसके बाद F इक्वल टू एम ए कर लेंगे। तो मर्जी है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है करने से। तो हमें फोर्स निकालना है, कितना लग रहा है, तो M इसका है ऑब्जेक्ट का 20 ग्राम। देखो एक चीज और ध्यान रखना, सीधा 20 ग्राम नहीं रखना है, SI यूनिट में रहती है कैलकुलेशन। तो मास का SI यूनिट किलोग्राम है, तो 20 ग्राम नहीं चलेगा, मास को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करके। ये आपका 2/100 कह दो या 0.002 कह दो किलोग्राम। तो मास है 2/100, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अभी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हो आप। तो ये आपका सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं, 100 से डिवाइड करना है। तो ये जो u है 20 अपॉन में 100 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कट गया, 2/100 और 2/10, 2/10 मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में टी लिखने की जगह इसे ऐसे लिख दिया करो, 1 अपॉन टाइम कितना, 10 सेकेंड का, ऐसे। मतलब आप ना अपॉन में टी लिखोगे ये, तो इसकी जगह पर अब इंटू 1/t लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कैलकुलेशन आएगी, और इससे आसान और होता है, इसलिए मैं साथ में ना लिखकर ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन में लिखकर। अब इसे कैलकुलेट करो, 2/100 माइनस 2/10 इंटू 1/10, तो ये 4 आ गया, माइनस 4 अपॉन में 10,000, यानी माइनस में 0.0004 न्यूटन। काफी छोटा फोर्स लग रहा है, टेबल से लग रहा है ना, टेबल को ज्यादा फोर्स नहीं लगे, फ्रिक्शन का ही तो फोर्स है। अब देखो माइनस में, फिर से माइनस में फोर्स आ रहा है, मतलब मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बॉल ऐसे लुढ़क के जा रही है तो फोर्स इधर ही तो लगेगा उसे रोकने के लिए। तो माइनस में 0.004 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है भाई।
अब हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। देखो साहब, अगर सभी एग्जाम्पल, सभी इन टेक्स्ट और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लेते हो तो पूरा चैप्टर तब अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि चैप्टर में तैयार करने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। फोर्स समझ, इस चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट में क्या समझा है, वैसे तो कॉन्सेप्ट की जो क्लास रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, लेकिन क्या समझा उसमें, हमने ये समझा है फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन इनर्शिया और मास का रिलेशन, देन हमने मोमेंटम, देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस यही है कॉन्सेप्ट में। अब आते हैं इन टेक्स्ट के पहले क्वेश्चन पे, पेज नंबर 91 पर रहिए, नई बुक से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अ रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज, स्टोन का ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा। अगर सेम साइज का रबड़ की बॉल होगी और उसी साइज का स्टोन होगा तो स्टोन का मास ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। बी, अब बाइसिकल और ट्रेन, यहाँ ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा होगा। अब 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्योंकि मास ज्यादा होगा। तो मास और इनर्शिया का ये रिलेशन है। मास की डिफाइन भी तो आपने ही पढ़ी है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन में या अपने किसी भी पोजीशन में चेंज का विरोध करता है, यानी इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो चाहता है कि चलता ही रहे, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो चाहता है रुका ही रहे, इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो आप उसको, अगर मान लो एक फुटबॉल है जो कि आप रबड़ वाली है, दूसरी फुटबॉल स्टोन के शेप में, स्टोन से ही बनी है, उसी साइज की है, तो स्टोन वाले फुटबॉल को हिट करना मुश्किल है ना, उसको उड़ाना मुश्किल है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है इसलिए इनर्शिया ज्यादा है। एक साइकिल को धक्का मार के आप चला सकते हो, एक ट्रेन को धक्का मार के नहीं चला सकते क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। Now we have next question here. In the following example, try to identify the number of time the velocity of ball changes. बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है वो देखना है। आप फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, यानी प्लेयर ए ने किक किया प्लेयर बी को ऑफ हिज टीम टू किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। अब उसने गोल की तरफ किक किया, बी ने गोल की तरफ। ऑफ द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल एंड किक्स इट टू अ प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। अब इसने बॉल को कलेक्ट किया, यानी पहले कलेक्ट देन किक, अपने प्लेयर को किया इसने, अपने टीम के प्लेयर की तरफ। आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन फोर्स लगा रहा है, और इसमें साथ में बताना है कि नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज, कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। पहली बार तब चेंज हुई जब ए ने बी को पास किया था, एक बार हो गया। फिर बी ने गोल की तरफ उसको किक किया था तो दूसरी बार चेंज हो गई थी। फिर गोलकीपर ने उसे रोका था, कलेक्ट किया था, तो तीसरी बार चेंज हुई थी। फिर उस गोलकीपर ने उसे हिट भी किया, यानी किक भी किया अपने प्लेयर की तरफ, तो चार बार चेंज हुई है वेलोसिटी। यही ढूंढना था इस क्वेश्चन में हमें कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है और फोर्स कौन लगा रहा है। पहली बार ए लगा रहा है, दूसरी बार बी लगा रहा है, और तीसरी और चौथी बार तो गोलकीपर ही लगा रहा है। तीसरी बार वो लगा रहा है जब वो रोक रहा है, यानी कलेक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी जीरो हो रही है ना जब वो कलेक्ट कर रहा है तो। और फिर वो अपनी प्लेयर को पास कर रहा है, किक कर रहा है, फिर फोर्स लगा रहा है, तो दो बार फोर्स गोलकीपर ने लगाया है और एक बार प्लेयर ए ने, और जब उसने अपनी टीम के प्लेयर को दिया था तब उस बी ने। टोटल मिला के 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई है इस पूरे एग्जाम्पल में। वी हैव थर्ड क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। यानी अगर किसी पेड़ की टहनी को, ब्रांच को अगर हम जोर जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां उससे अलग क्यों हो जाती हैं।
तो उसका आंसर ये है कि जब हम ब्रांच को जोर जोर से हिलाते हैं तो ब्रांच मोशन में आ जाती हैं, और इनर्शिया के कारण लीव्स अभी भी रेस्ट में रहना चाहती हैं। इस कारण से वो अपने ब्रांच से अलग हो जाती हैं, यानी कुछ पत्तियां जो है ब्रांच से अलग हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। तो इसके पीछे जो रीजन है इनर्शिया है, या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यहां पर है व्हेन द ट्री इज विगरसली शेकन, जब पेड़ को जोर जोर से हिलाया जाता है, द ब्रांच कम्स इन मोशन, ब्रांच तो मोशन में आ जाती है क्योंकि आप उसे हिला रहे हो। while the leaves tends to rest due to inertia, और पत्तियां अभी भी रेस्ट में रहना चाहती हैं। इसीलिए द फोर्स एक्ट ऑन द लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पत्ती जो फोर्स लग रहा है पत्तियों पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक हिलाने वाला फोर्स है, एक रेस्ट रहने वाला फोर्स है। इसके कारण से पत्तियां जो है वो अपने ब्रांच से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो इसके पीछे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया कह सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerate from rest? मतलब अगर कोई बस अचानक से रुक जाए, ब्रेक मारे, तो हम आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं, और अगर बस रुकी हुई है और अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास वाली जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये हमने डिस्कस किया हुआ है एग्जाम्पल। तो इसके पीछे भी लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर बस मोशन में है तो हमारी पूरी बॉडी भी बस के साथ मोशन में है, अचानक से ब्रेक मार दिया तो बॉडी का लोअर पार्ट जो बस की सरफेस के टच में है वो तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। और अगर बस रुकी हुई है, रेस्ट में है और अचानक से चल पड़ती है तो बॉडी की जो लोअर सरफेस है वो बस के साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। तो आगे की ओर क्यों गिरते हैं और पीछे की ओर क्यों गिरते हैं, दोनों केस का रीजन आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन में। यहां पे इसका आंसर है वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप, यानी हम आगे की ओर गिरते हैं जब मूविंग बस जो है स्टॉप करते हैं ब्रेक मारकर, और बैकवर्ड जब उसे हम रेस्ट में लाते हैं, बैकवर्ड गिरते हैं जब वो एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से चलना शुरू करती है। अब इसके आंसर इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के पीछे जो कारण है वो इनर्शिया का है। व्हेन बस इज मूविंग, जब बस मूव कर रही है, आवर बॉडी इज इन मोशन, हमारी बॉडी भी मोशन में है, बस के साथ गति में है। बट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, लेकिन जब ब्रेक लगाए जाते हैं, बस कम्स टू रेस्ट, बस रेस्ट में आ जाती है ब्रेक मारने से। बट आवर अपर बॉडी पार्ट्स टेंड टू मूव, अभी अपर बॉडी पार्ट अभी भी वो मूव करना चाहते हैं, वो इनर्शिया की टेंडेंसी होती है। सो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अगर अपर पार्ट चाह रहा नहीं अभी भी मोशन में रहे, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। और ऑन द अदर हैंड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, अगर बस अचानक से चल पड़ती है, अलॉन्ग विद बस आवर लोअर बॉडी पार्ट कम्स इन मोशन, बस के साथ हमारे बॉडी का जो सरफेस नीचे वाला पार्ट है, पैर वैर है, वो मोशन में आ जाते हैं क्योंकि बस की सरफेस के टच में है। लेकिन अपर पार्ट कहता है नहीं नहीं, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है इनर्शिया के कारण, इसलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। लोअर बॉडी कम्स इन मोशन बट आवर अपर बॉडी पार्ट टेंड्स टू एट रेस्ट, सो वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले ओरल समझाया, अब ये रिटर्न में समझा दिया है। नेक्स्ट, अब हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए, सारे इंटेक्स्ट कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, इंटेक्स्ट कंप्लीट हो गए, अब एक्सरसाइज की बारी है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो लग रहा है नेट जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो, यानी और सारे बहुत सारे फोर्स हो सकता है उस पर लग रहे हो, लेकिन वो सारे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं।
तभी नेट फोर्स 0 हो जाता है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या संभव है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी? हाँ लिखा हुआ है ना, नॉन जीरो वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन जीरो वेलोसिटी से, मतलब वो चलती रहे। किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो ये पेन है या कोई भी चीज है, कोई कार है, उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, कोई भी फोर्स का मतलब ये नहीं है, यहां पे वो बोला गया है नेट जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स 0 है, तो ये संभव है कि क्या वो चलती रहेगी? इफ यस, यदि हाँ, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो प्रोवाइड रीजन। अगर हाँ है तो बताओ कि उसकी मोशन या उसकी मोशन की डायरेक्शन के बारे में क्या कंडीशन होगी, ना है तो उसका भी रीजन दो। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है, यानी नहीं लग रहा, तो क्या वो ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस। कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, एक कार है, वो आप मोशन में ले आए, इंजन से स्टार्ट करके मोशन में ले आए, अब उस पर फोर्स तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और धरती का और वो इंजन का भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। क्योंकि इंजन का फोर्स कम हुआ तो कार रुक जाएगी, और इंजन का फोर्स ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से तो कार की स्पीड बढ़ेगी, है कि नहीं? कार की स्पीड बढ़ेगी अगर फोर्स ज्यादा हुआ। तो ऐसा है, पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो कई सारे लग रहे हैं, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, हवा का फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, इंजन भी अपना फोर्स लगा रहा है कार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और उस पर नेट फोर्स उस वक्त 0 लग रहा होता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है। कॉन्सेप्ट क्लास में भी ऐसा एक एग्जांपल डिस्कस हुआ था कि देखो, आपने एक वो बॉक्स वाला एग्जांपल स्टार्टिंग में था, दो बच्चे बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, उनका फ्रिक्शन ज्यादा है बॉक्स का और वो धक्का दे रहे कम है, बॉक्स नहीं हिलता, थोड़ा और धक्का देते हैं, अभी भी उनका फोर्स फ्रिक्शन से कम है, नहीं हिलता, लेकिन थोड़ा और लगा देते हो फोर्स और बॉक्स मोशन में आ जाता है। अब उन्हें मोशन में बनाए रखने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वो फ्रिक्शन का फोर्स खत्म हो जाए, यानी नेट फोर्स 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 हो जाने का मतलब ये नहीं है कि फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स लग रहा है, बट 2-3 जो भी फोर्स लग रहे थे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी कार। तो इसका आंसर है ये, देखो, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट 0 एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट पे नेट 0 एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है और ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती रहेगी। अब आंसर सुनिए, बिकॉज व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स अ स्टेट ऑफ मोशन, यानी किसी बॉडी में मोशन आ जाता है, एक्वायर्स यानी प्राप्त कर लेती है, एंड नाउ ओनली बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, अब उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, इंजन का फोर्स, मान लो कार का एग्जांपल लें तो इंजन का जो फोर्स है आगे बढ़ाने वाला और फ्रिक्शन का फोर्स जो उसे रोकने वाला है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती ही रहेगी जब तक कि इंजन को या तो बढ़ाओ ना आप फोर्स, एक्सीलरेटर ज्यादा तेज दो, जब तक कि फ्रिक्शन ना बढ़े, इंजन को फोर्स कम कर दो, then there will be 0 external unbalanced force but object will continue moving with constant velocity along a straight line. ये मैंने एक एग्जांपल बताया स्ट्रेट लाइन में,
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, यानी जब चटाई को डंडी से पीटते हैं, स्टिक से पीटते हैं, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन, उसमें से धूल क्यों निकलती है? यहां भी इनर्शिया ही है। जब हम चटाई को डंडी से पीटते हैं, स्टिक से पीटते हैं कारपेट को, तो कारपेट मोशन में आ जाता है, वो हिलने लगता है इधर उधर ऐसे ना, और वो जो डस्ट है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, जैसे पत्ती वाला एग्जांपल था, तो वो डस्ट जो है कारपेट से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा चल रहा है और एक रुका रहेगा, अभी तो दोनों साथ में है, लेकिन एक बंदा चलना, एक बंदे को हमने मोशन में, मतलब एक चीज को हम मोशन में ले आए मारकर, और दूसरा चाहता है रेस्ट में रहने के लिए, तो उसे अलग ही होना पड़ेगा, या तो उसके साथ चल या अलग रहे, अलग हो जा, तो अलग हो जाएगा डस्ट कारपेट से इनर्शिया के कारण, तो इसके पीछे भी रीजन इनर्शिया है। When a carpet is beaten with a stick, then it comes in motion, but the dust particle tends to be in state of rest due to inertia, hence the dust particle comes out of the carpet due to inertia। वही है, जब कारपेट को हम पीटते हैं स्टिक से, वो मोशन में आ जाता है, डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो अभी भी रेस्ट में बने रहना चाहते हैं, तो इस कारण से वो कारपेट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहे हैं। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद अ रोप, यानी बस की छत पे जो लगेज रखते हैं उसको रस्सी से बांधने की बात क्यों करते हैं, क्यों एडवाइस कहता है कि आप बांध दीजिए ऊपर रस्सी से? क्योंकि जो जैसे हम बस में, अभी पीछे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि बस में खड़े हैं, बस अचानक चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, बस अचानक से रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, तो ये लॉ तो लगेज पे भी, यानी जो ऊपर आपके लगेज रखे हुए उन पे भी अप्लाई होगा। बस अचानक से ब्रेक मारेगी तो लगेज आगे की ओर जाके गिरेंगे दूसरी गाड़ियों में, अगर उनको बांध नहीं रखा है तो ट्रांसफर हो जाएगा, उसका लगेज इस पे, इसका लगेज उस पे। और अगर बस अचानक से चढ़ पड़ी तो पिछले वाली गाड़ी में जाके गिरेंगे इनर्शिया के कारण, इसलिए लगेज को बांध कर रखने की सलाह दी जाती है जब गाड़ी के ऊपर रखते हैं। तो अचानक से ब्रेक लगने पर ये केस होगा, या अचानक से चल पड़ने पर? अचानक से ब्रेक लगाओगे तो बस लगेज आगे जाके गिर सकता है, और अचानक से चल पड़ेगी तो लगेज पीछे गिर सकता है। बिल्कुल वही रीजन है जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि बस अचानक से ब्रेक लगाए तो हम आगे की ओर क्यों गिरते हैं, और बस अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं, सेम वही रीजन है। When the bus stops suddenly, the luggage on the rooftop will move forward due to the inertia of motion. मोशन में रहना चाहता है ना लगेज, क्योंकि पहले से वो मोशन में था, और जब आप ब्रेक मारो तब भी वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए बस जो है वो लगेज आगे की ओर गिरेगा, मूव कर सकता है, फॉल कर सकता, विल मूव या फॉल भी कह सकते हो आप यहाँ पे, मूव या फॉल। और इसी तरह से अगर बस अचानक से स्टार्ट होती है, लगेज विल मूव या फॉल बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टू अवॉइड दिस, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस इज टाइड विद अ रोप, कोई भी लगेज जो बस की छत पे रखा गया हो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। Now we have fourth question. A batsman hits a cricket ball with ball which then rolls on a level ground, and after covering a short distance the ball comes to rest. The ball after covering a short distance the ball comes to rest. The ball slows to stop because जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो लेवल ग्राउंड पे रोल करके गई, यानी कुछ दूर तक बॉल जाती है फिर रुक जाती है, तो रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण क्या है? इनमें से फ्रिक्शन है। देखते हैं कौन सा रीजन है।
द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने बहुत ज्यादा जोर से नहीं मारा, क्या ये रीजन है? नहीं नहीं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड, ये भी नहीं है। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये वाला है, ये वाला है। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल पे एक फोर्स लगता है ना, वो अर्थ का जो फ्रिक्शन है वो लगता है, हवा का जो फ्रिक्शन है वो लगता है, इसलिए बॉल तो रुकी जाएगी, आप कितना भी जोर से मार लो कहीं ना कहीं तो जाकर रुकनी है। और चौथे में क्या लिखा हुआ है? देयर इज, पहले तो इसका आंसर ये लग रहा है मुझे, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम। अच्छा, ये कह रहा है कि बॉल पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, लग तो रहा है, एयर का फ्रिक्शन भी तो फोर्स ही है, और अगर जमीन पे लुढ़क रही है, रोल कर रही है, तो वहां भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये वाला गलत है, यानी डी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जाके न्यूमेरिकल आए, इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहे थे, चलिए अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब एक आध और आएगा थ्योरेटिकल, अब बाकी सारे न्यूमेरिकल रहेंगे। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ट्रक है वो स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यू जीरो समझो, मतलब आपको इनडायरेक्ट वे में दे दिया है कि यू जीरो है। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक हिल से रोल्स कर रहा है, नहीं लुढ़क रहा है नीचे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और 400 मीटर का डिस्टेंस वो 20 सेकेंड में कवर कर लेता है। हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी पता करना है, और बस का जो मास है, ट्रक का जो मास है वो 7 टन यानी 7000 kg। ऐसे मत करो, देखो बेटा u जीरो है और s 400 मीटर है और टाइम 20 सेकेंड है, आपको a निकालना है। अब देखो इसमें s दिया हुआ है, आपके पास तीन जो फॉर्मूले हैं ना उन्हीं पे दिमाग लगाना है आपको बार बार, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इससे a निकाल, मतलब मुझे a निकालना है, तो मेरे पास ये है पर ये नहीं है, और टाइम भी है, पर दो चीजें अगर अननोन होती है तो सॉल्व नहीं होता न्यूमेरिकल, मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता। तो फिर मैं दूसरी चीज की बात करूं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। देखो इसमें s है, u है, t है और t है, सिर्फ a नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, मतलब आपको ये तीनों फॉर्मूला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू, ये मोशन की तीन इक्वेशन है जो आपने चैप्टर 7 में सीखी थी, ये चैप्टर 8 कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तीनों एक रिलेटेड है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे में यूज होंगे। तो यहां पर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहें तो इसमें दो चीजें फिर से अननोन आ जाएंगी, a और v, जो मालूम नहीं है, तो आपको वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ एक चीज निकालने के लिए हो और बाकी सारी चीजें पता हो। तो इस हिसाब से ये वाला ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s 400 है, u 0 है, t 20 है, हाफ a तो फाइंड करना है और t 20 है, तो ये 0 हो गया, तो ये s बराबर हाफ a और ये 400, 2 से गया 200 बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 400 200 से डिवाइड कर देंगे तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ये a है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इसके बाद में आपको मास दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है इस पे, वो निकालना है, F इज इक्वल टू एम ए, m 7000 kg है, क्योंकि टन में
टन को केजी में चेंज करेंगे, और एक्सेलरेशन 2 है, तो 14,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये है लगने वाला फोर्स 14,000 है न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जो कि 1 kg का है और उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, कोई झील है जो जम गई है, सर्दियों का मौसम है, कश्मीर की वादियां हैं, झील है और जम गई है। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है ना, सर्दी है, कश्मीर में है, झील है, जम गई है, अब उस पर पत्थर ऐसे लुढ़का रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब जाना चाहते हो आप लोग हैं? फ्लाइट बुक करो यार इनकी। वो कहाँ है? वो रहा, अभी करवाते हैं। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब 50 मीटर तक वो पत्थर लुढ़क कर जाता है और रुक जाता है उस सरफेस पे। 50 मीटर तक पत्थर लुढ़क के गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, पत्थर के और आइस के बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से वो रुका, वो कितना था? एफ निकालना है। एफ के लिए एम और ए चाहिए होता है। एम हमारे पास एम जो है हमारे पास है, 1 kg का पत्थर है, और ए के लिए आपको चाहिए होता है वी, यू और टी, क्योंकि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अब जब आपने पत्थर को लुढ़काया था ना, तो उसकी वेलोसिटी यानी यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो रुक गया ना 50 मीटर जाकर, तो इसका मतलब आपके पास में v 0 है, मतलब u भी है, v भी है और s भी है। तो तीसरा वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा था वो काम आएगा a निकालने के लिए, ये वाला 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो v है 0, u है 20 और a तो फाइंड करना, और s है यहाँ पे 50। तो हमने बताया ना आपको कि आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, यानी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट आप उसको उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें एक अननोन चीज निकालनी है, बाकी सब चीजें हमारे पास हैं। तो इससे ए निकल जाएगा क्योंकि एस, वी और यू है। अब देखो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा मेरा यू 0 है या वी 0 है, मैंने पहले भी आपको समझाया था। क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। यहां पत्थर 50 मीटर जाके रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुई? जब रुक गया तो v 0 नहीं हुआ? क्यों जनाब, हुआ ना? तो बाद में मत कहना कि सर ये v 0 क्यों लिया है। अब u आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, v 0 है, s 50 है, और इन्हीं का यूज करके वो निकाल लेते हैं a, फिर f निकाल लेंगे। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a तो फाइंड करना है, s 50 है, v 0 है, और u जो है आपने 20 मीटर पर सेकेंड, तो 100, ये 100a माइनस में 400, माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि रुक रही है ना भाई। जब कोई चीज रुकेगी तो ए माइनस में ही आएगा, कोई चीज स्टार्ट से चलना शुरू होगी तो ए प्लस में आएगा। इसका एफ भी माइनस में आएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वो माइनस में आएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम 1 kg का है और ए -4 है, तो ये आया आपका फोर्स माइनस में 4 न्यूटन।
हर बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, माइनस का मतलब होता है फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में है। तो एक्चुअली फोर्स तो 4 न्यूटन ही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन जो जिसकी वजह से वो पत्थर रुक जाता है 50 मीटर दूर जाके। क्लियर है? चले आगे। अब 7th क्वेश्चन है, आर 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम। मतलब एक ट्रेन का इंजन है जिसका मास दिया हुआ है 8000 kg और उसमें 5 डब्बे लगे हुए हैं और उनके एक एक डब्बे का जो मास है वो भी 2000 kg है। एक डब्बे का मास 2000 kg है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो इंजन उनको एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे खींचता है। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जो फोर्स लगा रहा है उन डब्बों को खींचने के लिए वो 40,000 का लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, लेकिन ट्रैक भी फ्रिक्शन लगाएगा, वो 5,000 न्यूटन का लग रहा है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, यानी इंजन तो ट्रेन को आगे ले जाना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन उसे रोकना चाहता है। देन कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट फोर्स माइनस करके आएगा भाई, 40 का आगे की ओर लग रहा है, 5 का पीछे की ओर लग रहा है, तो कुल मिला के 35 का आगे की ओर लग रहा है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा आपके 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ये आपका इसका आंसर होगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए निकालना है आपको। F दिया हुआ 35,000 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स तो 35 ही लग रहा है। मास ट्रेन का कितना होगा, देखो इसमें ना ट्रेन बोला हुआ है तो 8,000 kg का इंजन है और 5 वैगन है, 2,000 का एक वैगन है, तो 10,000 और 18,000 हो गया टोटल मास। टोटल मास 18,000 kg हो गया। तो ये मास कैसे निकला है मैं बता देता हूँ। 8,000 का तो इंजन हो गया, प्लस 5 इंटू 2,000, 10 और 8 18, ये ट्रेन का मास है। तो मास 18,000 इंटू ए, डिवाइड में ले आएंगे इसे, एक दो तीन 18 से डिवाइड करेंगे तो 1.944 लाइक दिस आएगा। ठीक है, लेट अस चेक इट, इसे चेक कर ले एक बार। 18 बन जाए 18, 17 बचा डेसिमल लगा के 0, 18 9 जा 162, यहाँ पर 8 बचा 0, 18 4 जा 72, फिर 8 बचा 0, तो ऐसे आता ही रहेगा 1.999। तो 1.94 डेसिमल के 2 डिजिट तक रख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, तो नेट फोर्स तो माइनस करके आ गया था और एक्सेलरेशन हमने यहां से निकाल लिया। नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन बच्चों। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma होता है। F भी है,
नहीं, एफ तो निकालना है, एम भी है और ए भी है। ये कौन सा कठिन क्वेश्चन हुआ? ये तो बहुत आसान हुआ भाई। आपको फोर्स निकालना है तो एफ इज इक्वल टू एम ए। एम है 1500 kg, और क्योंकि रोकना है ना इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यानी माइनस में 1.7, 2 जीरो तो लगना ही है। और 17 पचे 85 का 5, 8 कैरी ओवर, 17 कम 17 8 25, और पहले तो एक डिजिट डेसिमल लगाएंगे और माइनस का, तो माइनस का 2550 न्यूटन। माइनस का मतलब वही अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स माइनस में नहीं लिखना होता, फोर्स की डायरेक्शन शो करता है नेगेटिव साइन। तो 2550 न्यूटन का फोर्स लगेगा ये जो व्हीकल है और रोड के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है। ये तो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v? मोमेंटम होता है m इंटू वी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, P इज इक्वल टू एम बी। कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखा है ना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगा के हम किसी वुडन लकड़ी के कैबिनेट को, लकड़ी के अलमारी को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना चाहते हैं। व्हाट इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? वो भी 200 न्यूटन का लग रहा है, क्योंकि देखो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब आपका फोर्स जो हम लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन का फोर्स हो बैलेंस हो जाए, इक्वल होगा तभी बैलेंस होगा। क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट में लगता है मोशन के और हम मोशन की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस हो रहा है। फ्रिक्शन वाला फोर्स और आपका जो फोर्स जो लग रहा है वो बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स भी 200 न्यूटन का लग रहा है। इसने पूछा है ना व्हाट इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो वो भी 200 न्यूटन का ही होगा। पीछे भी तो एक ऐसे क्वेश्चन था ना वो जो बता रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट जो फोर्स जीरो लग रहा हो, नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे, तो उसका एग्जांपल तो ये भी हो सकता है। इन्हें कोई कैबिनेट है, कोई अलमारी है जिसपे आप 200 न्यूटन का फोर्स लगा के उसे कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी उस पर 200 न्यूटन का ही लग रहा होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आप अगर 200 से ज्यादा करोगे ना तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और 200 से कम करोगे तो रुक जाएगा वो। अच्छा, इसका मैंने छोटा सा आंसर था इसलिए पहले से टाइप नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 200 n ये काट के इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर टू इन द फ्लोर, ये यहाँ पे काट दीजिए, टू कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये टू कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट according to third law of motion, when we push on an object the object pushes back on us with the equal and opposite force। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या उस पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स हम पर भी लगता है। एक्शन का रिएक्शन कहते हैं इसे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। If the object is a massive truck parked along the road side, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ट्रक है, यानी ट्रक है रोड के साइड में पार्क कर रखा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, और हम उस पर फोर्स लगाएं वो मूव नहीं करेगा।
हाँ ठीक है, नहीं मूव करेगा, मास ज्यादा है। आ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाई, मतलब एक विद्यार्थी है इस बात को समझाने का प्रयास करता है, जस्टिफाई करता है क्यों नहीं मूव किया। वो कहता है दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। ये कह रहा है कि दो फोर्स जो लग रहे हैं वो एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। इस लॉजिक पे, बच्चे की लॉजिक पे कमेंट करना है और बताना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। तो इसमें इसका कमेंट लॉजिक गलत है, ये फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं ना। अगर एक ही बॉडी पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा हो, इक्वल लग रहा हो, तो कैंसिल हो जाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो और इक्वल लग रहा हो। लेकिन यहां तो एक ट्रक पे लग रहा है और ट्रक के जरिए उस पे लगेगा, तो इसका ये लॉजिक गलत है कि यहाँ पे फोर्स कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर रहा। हाँ, ट्रक मूव नहीं कर रहा है, इसका आंसर ये है कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। ट्रक का जो फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस के साथ ज्यादा लग रहा है, हम उस फ्रिक्शन को पार नहीं कर पा रहे। जैसे कोई बॉक्स होता है, उसको हमने हल्का सा पुश किया तो नहीं जा पाता, लेकिन एक ज्यादा ताकत लगा के पुश कर देते हैं तो चली जाती है आगे। तो क्योंकि हम उस बॉक्स के और जमीन पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, उसको हम उससे ज्यादा फोर्स हम लगा देते हैं, तो वो बॉक्स जो है आगे मूव कर जाता है। और इस केस में जो ट्रक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है अर्थ के साथ, वो बहुत ज्यादा है, जो हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो ट्रक नहीं मूव करेगा हमारे पुश करने से। तो इसके पीछे आंसर ये है, इसलिए ट्रक नहीं मूव कर रहा है। ये नहीं कि जितना फोर्स आपने लगाया, जैसे ये बच्चा बता रहा है, उतना ही फोर्स ट्रक आप पे लगा रहा है और वो फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। हाँ, एक बॉडी पे होते तो कैंसिल आउट होते ना। जैसे उसी बॉक्स वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, बॉक्स पे हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी फोर्स लग रहा था, कैंसिल हो गया। थोड़ा और लगाया, कॉन्सेप्ट क्लास में भी है वो पिक्चर के साथ, तो थोड़ा और लगाया, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लग रहा था उतना ही, कैंसिल हो गया। जब आप फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगा देते हैं फोर्स, जब फोर्स अनबैलेंस हो जाता है, तब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है ना। तो यहां पर एक ही बॉडी पे होता तब ऐसा कहते हैं ना कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहां तो अलग अलग बॉडी फोर्स लगता है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होते हैं। एक्शन अगर आपने दीवार पे मारा है तो रिएक्शन आपके हाथों पे होता है, दीवार में थोड़ा रिएक्शन होता है। एक्शन दीवार पे, आपने दीवार में घूसा मारा है तो एक्शन दीवार पे लिया, रिएक्शन आपकी उंगलियों पे होगा, चोट यहां लगेगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। According to third law of motion, when we push an object, the object pushes us back with an equal and opposite force. These two forces are called action reaction pair. ठीक है। The student is incorrect. Student गलत है। Since action and reaction always act on different body and hence cannot cancel. Action और reaction तो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, अभी मैंने आपको बताया। When two equal and opposite forces act on the same body, they cancel each other. हाँ, अगर सेम बॉडी पे लगते हैं तो कैंसिल कर सकते थे। अब a truck parked on the side of road has a heavy weight and generate greater friction between the tire and the ground than the force applied. As a result, the truck will only move if a force greater than the friction force is applied to it. ये मैंने आपको समझाया कि ट्रक का मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, इस वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। उस फ्रिक्शन के बराबर हम फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ट्रक आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है भाई, मैं साइड में इसलिए हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर लास्ट तक लिखा हुआ है, तो आप इसे आराम से रीड कर सको। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी। एक्सप्लेन तो मैं पहले ही कर चुका हूं। नेक्स्ट, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। हॉकी बॉल है और वो 200 ग्राम की है और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, लुढ़क रही है, मूव कर रही है। और फिर एक हॉकी स्टिक लगती है और वो रिटर्न होके आ जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। मोमेंटम में क्या चेंज है? वही सिंपल है, mv, 2 बार mv निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन मास किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में दे रखा है तो उसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो मास
भाई मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। तो मोमेंटम है, देखो बॉल लुढ़क रही है उस वक्त भी मोमेंटम है, जब हॉकी स्टिक ने मारा फिर भी लुढ़क के आ रही है उस वक्त भी मोमेंटम है, पर मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो देखो इसके लिए मास इसका जो है 200 ग्राम है बॉल का, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 ग्राम किलोग्राम। अब मोमेंटम निकाल लेते हैं P1। पहला वाला जो मोमेंटम होगा mv, m और v 10, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये पहले मोमेंटम है। अब जो मोमेंट यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान देना है बेटा, जो मिस्टेक करवा सकता है, ये जब ये बॉल आ रही थी ना, जब स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, जब हॉकी स्टिक से लगी तो उसी रास्ते लौट गई, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो हम अगर दूसरा मोमेंटम निकालेंगे तो मास तो वही रहेगा 0.2, लेकिन वेलोसिटी में -5 रखेंगे मीटर पर सेकेंड का, ये हो सकता है मिस्टेक। तो अब ये आएगा -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, पहले 2 था, अब माइनस करो -1 को, तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह की मिस्टेक हो सकती है डायरेक्ट, मतलब अगर आप पहले ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, बॉल ऐसे आ रही है, अब इसको हॉकी स्टिक ने मारा तो ये इधर चले गई, तो अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए ना तो एक को पॉजिटिव को नेगेटिव रखना पड़ता है, ये है लॉजिक इसके पीछे। नाउ वी हैव 13th क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, फायर किया है 10 ग्राम की, और उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है, उसमें फायर किया है। आप लोग क्या सोच रहे थे, कहीं और? चलो कोई नहीं, कम्स टू रेस्ट, अब वो लकड़ी में जाके ना 0.03 सेकेंड में जाके रुक जाती है, अंदर धंस जाती है और रुक जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, तो वो कितना अंदर तक गई है, लकड़ी के अंदर वो बुलेट कितना अंदर तक धंस गई है वो निकालना है। और कैलकुलेट द मैग्नेट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और ये लकड़ी जो है बुलेट पे कितना फोर्स लगा रही है उसे रोकने के लिए, वो निकालना है। तो बुलेट ने जितना फोर्स लकड़ी पे लगाया होगा उतना ही फोर्स लकड़ी बुलेट पे लगाएगी, तो हम बुलेट का फोर्स निकाल सकते हैं, लकड़ी का नहीं निकाल सकते हैं, होगा उतना ही, क्योंकि लकड़ी के बारे में थोड़ा कुछ दिया हुआ है। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है कितना अंदर तक धंस गई, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर धंस गई, कितने अंदर तक गई, और ये काफी अंदर तक जाती है। मैंने इसे लास्ट टाइम भी किया था, मीटर में है इसका आंसर, मीटर में, मतलब मीटर्स में है, 1 मीटर 1.25 मीटर जो भी है, अभी आपको दिख जाएगा, इतना अंदर तक धंस गई बुलेट, बताओ। चलिए देखते हैं मास, देखो अब एस निकालना है आपको, इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो मास गिवन है 10 ग्राम है, और किलोग्राम में चेंज करोगे तो इसे 1000 से डिवाइड करोगे, 0.01 किलोग्राम, ये बुलेट का मास हो गया। और स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी u 150 मीटर पर सेकेंड है, और v 0 है क्योंकि रेस्ट में आ गया, और टाइम लगा 0.03 सेकेंड का। जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो सब चीज़ें यहाँ पे इस तरह से लिख देना चाहिए ताकि हम अप्लाई करने के लिए सोच सके क्या करना है। अब आपको s निकालना है कितना अंदर तक गया है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर s के लिए फॉर्मूला ut, s बराबर ut, u है, हाँ है, हाफ at², a नहीं है तो a निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो a निकाल लो आप पहले, इसका एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v 0 होगा, u माइनस में u 150 है और टाइम 0.03 सेकेंड का है, तो माइनस में 150 अपॉन में
0.03 सेकेंड है, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और लग जाएंगे, और 3 से 5000, यानी एक्सेलरेशन आ रहा है नेगेटिव में 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इतना बड़ा एक्सेलरेशन है। और माइनस का साइन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि रुक रही है ना बुलेट, इसलिए माइनस ही आना है उसे। और इसके बाद में आपको निकालना है एस, कितना अंदर गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कर लो, या फिर दूसरा वाला जो एस वाला फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो, क्योंकि अब तो आपके पास ए है ना, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो। ए है आपके पास माइनस है 5000, एस फाइंड करना है, वी 0 है और यू माइनस में, मतलब यू 150 है, इनिशियल वेलोसिटी 150 थी ना, ये 10,000 हो गया, माइनस में 10,000 एस, और ये माइनस में 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो 22,500, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देखो 2.25 मीटर, माय गॉड, एक हाथ, दो हाथ और उससे भी थोड़ा ज्यादा, इतना अंदर तक बुलेट गई है भाई साहब, कौन बचेगा इससे। मैं 2.25 मीटर, कितना अंदर तक धस गई है बुलेट। अब वुडन ब्लॉक ने फोर्स कितना लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए 0.01 और माइनस में 5000, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, 1 2 1 2, यानी माइनस में 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। माइनस का साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए उसको माइनस में कंसीडर मत करो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से बुलेट वाला ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। देखो 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो किसी 5 kg के वुडन ब्लॉक से जाके टकरा जाता है और उससे चिपक जाता है, स्टिक्स यानी उसके साथ चिपक जाता है टकराने के बाद। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, फिर ये दोनों एक साथ आगे मूव करते हैं उसी लाइन में जिसमें ये पहले मूव कर रहा था। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम क्या होगा और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, और जब ये दोनों चिपक जाते हैं तो इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है, अब जो इनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, या इम्पैक्ट लिख दो, कॉलिजन लिख दो, इम्पैक्ट यानी टकराना। देखो जो पहला ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। पहला ऑब्जेक्ट है 1 kg का है और उसका वेलोसिटी है 10। दूसरा ऑब्जेक्ट 5 kg का है पर उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुका हुआ है वुडन ब्लॉक, तो ये तो 0 हो गया, यानी 10 आ गया। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये टोटल मोमेंटम है। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, वो भी इतना ही रहेगा बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि जो दो सिस्टम है, अगर किसी एक सिस्टम के दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनका टोटल मोमेंटम जो उनसे टकराने से पहले होता है
वही उनका टोटल मोमेंटम आफ्टर टकराने के बाद होता है। यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट और टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट सेम रहता है। हम इसको निकाल नहीं सकते यहां पर, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी है ना वो नहीं दी हुई, लेकिन टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी इतना ही रहेगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दोनों ऑब्जेक्ट का, जितना टकराने से पहले होता है मोमेंटम। ये एक्चुअल में ना आपके सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया उसी कॉन्सेप्ट पर, तो बाय मिस्टेक या क्या है आई डोंट नो, पर लॉजिक इसमें यही लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी दो चीजों का टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम होता है उनका सम, और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उनकी कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब ये दोनों टकरा गए और चिपक गए, एक हो गए, तो जो इनका टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट आएगा वो m1 प्लस m2, और इनकी जो भी वेलोसिटी होगी, मान लिया इसे v मान लिया, और ये इक्वल होगा 10 के, ये वाला मोमेंटम जो है आफ्टर इम्पैक्ट वाला। तो ये पहला ऑब्जेक्ट 1 kg का है, दूसरा 5 kg का है, इंटू v इज इक्वल टू 10, 6v इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 10 बाई में 6, 2 3 जा और 2 5 जा, 5 बाई 3 यानी 1.66 आता रहेगा, तो इसे राउंड ऑफ करके 67 मीटर पर सेकेंड ये रहेगा इनका। जब ये कंबाइंड हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट 1 kg का पहले से आ रहा था, वो लकड़ी के एक ब्लॉक के साथ वो चिपक गया, टकरा के चिपक गया, और वो आगे बढ़ने लगे उसी रास्ते पर, उसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो बढ़ रहे हैं वो 1.67 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। पहले वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन वो भारी ऑब्जेक्ट से टकरा गया ना और चिपक गया, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होनी है। तो ये है इनका वेलोसिटी जो पूछा हुआ, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 1.67 है मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव 15th क्वेश्चन, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है और उसकी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दिया 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करो। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, और एफ भी कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल है, मोमेंट इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और एम भी है। तो इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग जो मोमेंटम है, एम वी, एम इसका है आप 100 kg और स्टार्टिंग वेलोसिटी है 5, तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। और फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम, मास 100 kg ही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम आ गया फाइनल। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए है, अगर ए नहीं है तो F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ए की जगह वी माइनस यू अपॉन टी लिख देते हैं। तो F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये ए की जगह लिख दिया क्योंकि हमारे पास वी यू टी तीनों चीजें हैं। चाहते तो हम पहले एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं, उसके बाद F इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं फॉर्मूला। m 100 kg है, फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, और टाइम लगा 6 सेकेंड का। 100, 8 माइनस 5 3, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, और 2 से गया ये 50 बार में।
तो इस पर जो फोर्स लगाया इन्होंने इसके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए वो 50 न्यूटन का लगा है। ठीक है, नाउ वी हैव 16th क्वेश्चन। आप ना ये काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इसे आप अच्छे से रीड करना पड़ेगा आपको, वीडियो को पॉज करके या फिर अपने टेक्स्ट बुक से, उसके बाद इसे समझते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पर अख्तर, किरण और राहुल एक मोटर कार में राइड कर रहे हैं और उनकी मोटर कार हाई वेलोसिटी से किसी एक्सप्रेस वे पर यानी हाईवे या एक्सप्रेस वे पर चल रही है, मूव कर रही है हाई वेलोसिटी के साथ, यानी तेज चल रही है। और फिर एक इंसेक्ट यानी एक कीड़ा आके उनके विंडशील्ड से, उनके मिरर से, ग्लास से सॉरी, विंडशील्ड से आके टकरा जाता है एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और वो वहीं पे चिपक जाता है, उनकी खिड़की से टकरा जाता है और चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण इस सिचुएशन पे सोचना शुरू करते हैं, वो जो कीड़ा टकरा के चिपक गया है। उसके बाद किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। अब यहाँ किरण कहती है कि इंसेक्ट का जो मोमेंटम में जो चेंज आया है वो बहुत ज्यादा आया है एज कंपेयर टू मोमेंटम ऑफ द कार। कार के मोमेंटम से कंपेयर करें तो इंसेक्ट के मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आया है, ऐसा किरण कह रही है। और कारण बता रही है बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर कार। और इसके पीछे वो लॉजिक ये दे रही है कि जो इंसेक्ट की वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आया, क्योंकि वो उड़ के आ रहा था टकरा के, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उससे चिपक गया। तो इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया है, ऐसा किरण का कहना है। ठीक है, तो पहले हम किरण की बात पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा एक साथ तीनों करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। किरण कह रही है कि इंसेक्ट के जब वो टकराया हमारे विंड स्क्रीन से तो उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया है इन कंपैरिजन टू मोटर कार। तो ये इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो ये किरण यहां गलत कह रही है। कैसे गलत कह रही है? देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कॉलिजन, इंसेक्ट का और मोटर कार का, और आफ्टर कॉलिजन, अभी मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है, वो इक्वल रहता है। तो इनका जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो 0 होगा, मोमेंटम में चेंज 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम बदलता ही नहीं है। हम अगर मोटर कार और इंसेक्ट दोनों के टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट जैसे बताएं और आफ्टर इंपैक्ट बताएं तो वो सेम रहते हैं, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है। Thus, Kiran is wrong with the logic as momentum is always conserved. The change in momentum of insect must be equal to that of a motor car. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक और लॉजिक मेरा कहता है, इसे बाद में किरण वाली बात, अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए तो किरण ये कह रही है कि इंसेक्ट के मोमेंटम में बहुत चेंज आया होगा, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी एकदम से रुक गई है। पर एक बात और गौर करो आप, मोमेंटम में केवल वेलोसिटी से तो आता नहीं है, मास से भी आता है। तो इंसेक्ट का मास ही बहुत कम है, तो मोमेंटम में चेंज कैसे ज्यादा आ जाएगा? मोटर कार से अगर कंपेयर करें तो इंसेक्ट का मास बहुत कम है, तो उसके मोमेंटम में भी चेंज बहुत ज्यादा वैसे भी आने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मोमेंटम कितना कम है। मान लो किसी का मोमेंटम 0.5 किलोग्राम भी नहीं है पर सेकेंड, तो वो चेंज होने के भी कितना होगा? अगर वो मान लो मोमेंटम ही 0 के नजदीक है और बाद में मान लो मोमेंटम उसका 0 हो भी गया, तो बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात कि टोटल मोमेंटम दोनों सिस्टम का, जब भी किसी भी सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, पता नहीं फिर ये क्वेश्चन क्यों दिया, कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉजिक खत्म कर रखा है, पर ये क्वेश्चन दे दिया है। पहले सिलेबस में आपके एक टॉपिक था इसके लास्ट में चैप्टर के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। मान ले ये एक बॉल है, ये बॉल इधर से चल रही है और ये बॉल इधर से चल रही है, दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा प्लस कर लो,
और जब ये टकरा जाएंगे उसके बाद इनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो भी निकाल के प्लस कर लो तो सेम आता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर टोटल मोमेंटम इन दोनों का, इंसेक्ट और मोटर कार का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पहला तो हमने डिस्कस किया किरण की बात। अब सेकंड जो पर्सन है यहां पर, आई थिंक कौन है देखते हैं, लेट्स सी। अख्तर। अख्तर कह रहा है, अख्तर said that since motor car was moving with larger velocity it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died। अख्तर कह रहा है कि क्योंकि मोटर कार ज्यादा तेज वेलोसिटी से चल रही थी तो उसने इंसेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाया, इसलिए इंसेक्ट मर गया टकरा के। अख्तर कह रहा है कि मोटर कार क्योंकि ज्यादा तेज चल रही थी इसलिए उसने इंसेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाया और इंसेक्ट टकरा के मर गया। अख्तर भी यहां गलत है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल रहते हैं। अगर इंसेक्ट कार से टकराया तो जितना फोर्स इंसेक्ट ने कार पर लगाया होगा उतना ही फोर्स कार भी इंसेक्ट पर लगाएगी। अब इसका मतलब थोड़ा है कि जैसे ये दीवार है, दीवार तो बड़ी है, अब मैं इसमें एक जोर सा पंच मारता हूं तो मैं जितना जोर से मारूंगा उतना ही जोर से मुझे लगेगा। अब दीवार ये थोड़ा है कि मुझे उससे ज्यादा जोर से मार देगी, क्योंकि दीवार तो बहुत बड़ी है, वो ज्यादा जोर से मार देगी क्या मुझे? मैंने जो मारा है उसी का तो रिएक्शन होगा वो। तो इसलिए हाँ, अगर किसी आदमी से फाइट करें और वो पावरफुल आदमी हो तो हम धीरे से मारेंगे, वो जोर से मारेगा। पर उस हमारा एक्शन और रिएक्शन अलग है, उसका एक्शन रिएक्शन अलग है। इसलिए अख्तर भी रॉन्ग है कि वो कह रहा है कि कार ने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया है क्योंकि कार ज्यादा तेज चल रही थी। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। जैसे एक्शन हुआ कार पर, रिएक्शन हुआ इंसेक्ट पर फोर्स इक्वल रहता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। तो इस हिसाब से अख्तर भी गलत हो गया। अब राहुल की बात करते हैं। राहुल पुटिंग an entirely new explanation said that both the motor car and insect experience the same force and change in their momentum। हाँ, अब ये कह रहा है कि दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और दोनों के मोमेंटम में भी सेम ही चेंज आएगा। ये बात सही कह रहा है, राहुल इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड लॉ मोशन भी कहता है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि जितना फोर्स व्हीकल लगाएगा उस इंसेक्ट पे उतना ही फोर्स इंसेक्ट लगाएगा व्हीकल पर। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे। अब जितना मोमेंटम में चेंज आया होगा इंसेक्ट का उतना मोमेंटम में चेंज आएगा मोटर कार का। क्यों? उसका लॉजिक समझ लो। क्योंकि टोटल मोमेंटम उनका बराबर ही रहना है, बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट बराबर ही रहना है। मान लो इंसेक्ट का मोमेंटम था, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इंसेक्ट का मोमेंटम था, और कार का मोमेंटम बहुत ज्यादा रहा होगा, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बहुत तेज स्पीड चल रही थी, मान लो इतना रहा। तो अब देखो, इंसेक्ट जब कार से टकराया उसका मोमेंटम कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसका मोमेंटम 1001 हो गया होगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम टकराने से पहले भी 1001 है, तो टकराने के बाद भी 1001 ही रहना है, कम या ज्यादा होता ही नहीं है टोटल मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। तो अगर इंसेक्ट का 0 हुआ तो उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किसको किया है? कार को। तो कार का जितना इंसेक्ट का मोमेंटम कम होगा उतना कार का बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो बोल रहा है राहुल, देखो, चेंज इन देयर मोमेंटम, यानी ये होगा एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, यानी उनका मोमेंटम में चेंज भी सेम होगा और दोनों को आपस में लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल एक बड़ा सा क्वेश्चन था लिखने में, जिसका अच्छा इन्होंने इसको डिलीट इसलिए नहीं किया होगा कि इसमें थर्ड लॉ मोशन का भी कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट है,
हाँ, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें है, अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ एक्सप्लेन करने को मिल रहा है, जो कि पहले था आपके सिलेबस में। 2022 से पहले हम मोमेंटम का पूरा एक्सप्लेनेशन देते थे, उसको कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव करके दिखाते थे। इस बार हटा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है मोमेंटम को लेकर, कंजर्वेशन मोमेंटम को लेकर। तो लास्ट में राहुल गिव द करेक्ट लॉजिक एज इंसेक्ट एंड मोटर कार एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड चेंज इन द मोमेंटम। राहुल करेक्ट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसी को कहता है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही बात कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लाइक दिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17th। हाउ मच मोमेंटम विल डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक डम्बेल जो 10 kg का है और वो फ्लोर पर गिरता है 80 सेंटीमीटर की हाइट से, 1 मीटर से कम है 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर की हाइट से 10 kg का अगर वो डम्बेल जमीन पे गिरता है तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ग्राउंड को। तो इसमें पता है उस वक्त जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा वही तो ट्रांसफर करेगा वो। अब फाइनल मोमेंटम के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, v चाहिए। अब यहां पर देखो फॉल कर रहा है यानी u 0 है, जब वो गिरेगा तो u तो पहले तो स्टार्टिंग में 0 होगा, और v हमें इसका कैलकुलेट करना है। a एक्सेलरेशन क्योंकि जमीन की ग्राउंड की तरफ गिर रहा है तो इसमें g लेते हैं, एक जगह g लिख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s इसका 80 सेंटीमीटर है, जो कि अगर मीटर में चेंज करोगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा, और मीटर में चेंज करना ही पड़ता है SI यूनिट में। अब हमें ये पता करना है कि जब ग्राउंड से टकराया तो इसने उस वक्त इसका मोमेंटम क्या रहा होगा, वही मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। अब वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो दिमाग में फॉर्मूले आते हैं, एक तो ये वाला आता है, पर ये इसलिए चलेगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। फिर दूसरा फॉर्मूला ये वाला आता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वेलोसिटी यानी v की बात कर रहे हैं हम, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ये वाला चल जाएगा क्योंकि हमारे पास में इस फॉर्मूले के हिसाब से a भी है, s भी है और u भी है, सिर्फ v नहीं है, वो तो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कोई एक वैल्यू अननोन रहती है तो वो कैलकुलेट हो जाती है फॉर्मूले में, अगर दो दो वैल्यू अननोन हो जाती हैं तब नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू हमारे पास ना तो t था ना तो v था, इसलिए इस फॉर्मूले को रिजेक्ट करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। अब 2a की वैल्यू डाउनवर्ड 10 है, s 0.8 है, v तो फाइंड करना है और u 0 है, तो 8 दूनी 16 यानी 16 v आया, तो स्क्वायर हटा दो इसका और यहाँ रूट लगा दो, तो 4 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी इसकी हुई टकराते समय। तो जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो होगा वही तो ट्रांसफर करेगा, तो फाइनल स्टार्टिंग मोमेंटम तो 0 होगा क्योंकि u 0 है। कोई चीज ऐसे छोड़ी आपने, उस वक्त मोमेंटम 0 था, जब वो टकराया तो मोमेंटम उसका जो भी रहा होगा टकराने से पहले वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ को। तो फाइनल मोमेंटम mv, m यहां पर ऑब्जेक्ट कितना केजी का है 10, और फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम ये ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है भाई। नाउ अब हमारे एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी बाकी एक्सरसाइज का एडिशनल वाला पार्ट।
अब ये एडिशनल एक्सरसाइज आ गई है, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। पहला है द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम यानी 0 सेकंड में 0 मीटर गया वो, फिर 1 सेकंड में वो 1 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में 9, तीसरे सेकंड में वो 27 मीटर पे था, चौथे सेकंड में 64 मीटर पे था, ऐसे करके ये टेबल है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहोगे? यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, हमें ये चेक करना है। तो देखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है लेकिन यूनिफॉर्मली, तो फिर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो जाता। पर यहां पर तो थोड़ा अलग ही, 3 मिनट में देखो 27 मीटर के पास था, चौथे मिनट में यहां पर आ गया 64, चौथे मिनट नहीं सेकंड में, फिर 5वें सेकंड में 125, 6 सेकंड में, यानी यहाँ पे टाइम जो है उसका क्यूब हो रहा है। तो इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग? यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या जीरो है? तो इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो हमें अगर सेलेक्ट करना हो तो इंक्रीजिंग होगा एक्सेलरेशन। उसके बाद व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? जो इस पे फोर्स लग रहा है उसके बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है? वो भी इंक्रीज कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर कांस्टेंट फोर्स लगता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता, फोर्स अगर कम हो जाता तो ये वेलोसिटी कम होती, फोर्स जीरो होता तो ये चलता ही नहीं। फोर्स बढ़ रहा है इसीलिए तो ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। तो यहां पर फोर्स के बारे में ये कहेंगे, फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, फोर्स इज इंक्रीजिंग, इसका आंसर फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 किलोग्राम at uniform velocity along a level road। दो लोग मिलकर एक मोटर कार को पुश कर रहे हैं जो 1200 किलोग्राम की है, एक लेवल रोड पर वो पुश कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, धक्का मार के उसे चला रहे हैं एक तरह से। द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। वही मोटर कार 3 लोग अगर पुश करते तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार? ये लोग ये क्या फोर्स क्या लगा रहे हैं? हमें यहां ये मानकर चलना होगा कि तीनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे हैं मोटर कार पे। तो फोर्स निकाल लेते हैं टोटल F इज इक्वल टू ma से, क्योंकि F भी है A भी है। भाई जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है कार में वो दिया हुआ है और मास कार का दिया हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा, चाहे वो इंसान लगाए चाहे वो इंजन लगाए, वो तो मालूम चल ही जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे इंसान लगा रहे हैं क्योंकि मोटर कार चला नहीं रहे, धक्का मार के चला रहे हैं। तो F इज इक्वल टू ma, M 1200 और A 0.2, 12×24 यानी 240 न्यूटन का फोर्स ये तीनों पर्सन मिलके लगा रहे हैं। तो एक पर्सन का फोर्स डिवाइड करके आ जाएगा 80 न्यूटन, क्योंकि आपको यहां पे पूछा है विद व्हाट फोर्स ईच पर्सन, फोर्स ऑफ ईच पर्सन, फोर्स ऑफ ईच पर्सन 240 डिवाइडेड बाय 3 दैट गिव्स यू 80 न्यूटन। हर एक पर्सन 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है यहां पर। A hammer of, now we have next question, a hammer of mass 500 gram moving at 50 मीटर पर सेकेंड। एक हैमर यानी एक हथौड़ा 500 ग्राम का है और वो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, चल रहा है। स्ट्राइक्स अ नेल, और एक ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे जाके एक नेल पे टकरा गया, ये चलना ही हुआ ऐसे। नेल मतलब आयरन नेल, लोहे की कील होती है। The nail stops the hammer in very short time of 0.01 सेकेंड, और नेल ने हैमर को रोक दिया 0.01
1 सेकेंड में रोक दिया। मतलब जितना उसे धसना था धस गया और वहां पे उसने रोक दिया हैमर को, दीवार में, लकड़ी में, जहां भी जा रही थी वो। व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर? तो उस नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया? देखो अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया बताओ, तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें कैसे पता है हैमर ने क्या उसमें एक्सेलरेशन क्या कुछ किया। हम ये नेल से निकालना मुश्किल है। जितना फोर्स हैमर ने नेल पे लगाया होगा उतना ही फोर्स नेल ने हैमर पे लगाया होगा। तो हम ये पता कर लेते हैं कि हैमर ने नेल पे कितना फोर्स लगाया, क्योंकि हैमर का मास भी दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है। इनिशियल फाइनल 0 हो गई है और टाइम भी दिया हुआ है, यानी ए निकल जाएगा। हैमर ने, हथौड़े ने नेल पे कितना फोर्स लगाया है ये हमने निकालना है। तो इसके लिए मास दिया हुआ है 500 ग्राम, जो कि किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी u वह है 50 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करा, टकराने के बाद यानी v 0 हो गया और टाइम इसमें लगा 0.01 सेकेंड का। तो यहां से सबसे पहले हम a निकाल लेंगे, या नहीं भी a निकालना है तो कोई बात नहीं, F = mv - u अपॉन t। वो a निकाल के पुट कर लो या फिर यहां डायरेक्ट निकालो, बात एक ही है। तो मास 0.5 है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 50 और टाइम लगा इसमें 0.01 सेकेंड का। यहां पर ये 0.5 और ये माइनस में आ जाएगा 50 अपॉन में 0.01। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, या तो 0 लगा के डेसिमल उड़ा दो, या यहाँ डेसिमल हटाओ, यहाँ 100 लगाओ, यहाँ डेसिमल लगाओ 10 लगाओ, बात एक ही होती है वो। तो अगर आपको यहाँ चलो डेसिमल हटा के यहाँ पर 100 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, यहां से हटाया डेसिमल, यहाँ 10 लगा दिया, अब 0 से 0 कट गया, तो ये 5 5 25 और 2 0 माइनस में 2500 न्यूटन। ये न्यूटन इतना ज्यादा फोर्स है हैमर का, 2500 यानी 2500 न्यूटन का हैमर का फोर्स है। माइनस की डायरेक्शन तो केवल अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि हैमर जिस भी डायरेक्शन फोर्स लगाएगा नेल उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो नेल ने जो फोर्स लगाया है वो 2500 न्यूटन फोर्स लगाया है। जितना हैमर फोर्स लगाएगा उतना ही नेल फोर्स लगाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही तो गति का तृतीय नियम है, हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। हैमर ने फोर्स लगाया नेल पर, तो नेल ने भी फोर्स लगाया हैमर पर। हमने हैमर का फोर्स निकाला है, उतना ही फोर्स नेल का होगा। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, फोर्स एक्सर्टेड बाय नेल विल बी 2500 न्यूटन। Now we have final question of this chapter. A motor car of 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km/h. अब एक मोटर कार है जो 90 km/h की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। Its velocity is slowed down to 18 km/h in 4 सेकेंड by an unbalanced external force. और बाहर से कोई फोर्स लगा और इसकी वेलोसिटी कम हो गई, ब्रेक लगाया होगा और वेलोसिटी इसकी कम हो गई है, अब हो गई है 18 km/h 4 सेकेंड में। मतलब हमारे पास u है, v है, t है, हम a निकाल सकते हैं। a निकाल सकते हैं तो f भी निकाल सकते हैं, क्योंकि m भी है। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हाँ a निकालना है। चेंज इन मोमेंटम वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि m और v दोनों है, u और v दोनों है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और f भी निकालना है। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाने के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और रिवाइज हो रही है, km/h की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है, वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से दिखाते हैं वो दिया हुआ है 90 km/h। तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो 18 5 जा 90, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। इसे भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसमें लगा है 4 सेकेंड का। तो अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T। V 5 है, U 25 है और टाइम 4 है। माइनस 20 अपॉन 4 यानी 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस तो आना ही था क्योंकि ये रुक रही है, स्लो डाउन हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम, बाद वाला नहीं, mv माइनस mu, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। m कॉमन ले लो, v माइनस u। तो m इसका है 1200 किलोग्राम, v इसका 5 मीटर पर सेकेंड और u 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आया 1200 और ये माइनस 24,000 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कम हुआ है। चेंज इन मोमेंटम एक तरह से 24,000, क्योंकि आपने माइनस में लिखना जरूरी नहीं है, मोमेंटम कम कितना हुआ है वो आपको बताना है। तो चेंज इन मोमेंटम होगा, एक्चुअल में ये माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे, तो 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज चेंज इन मोमेंटम, इज चेंज इन मोमेंटम। इसका एक और तरीका था, पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते mu से, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लेते mv से, और फिर बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देते, तो पॉजिटिव वैल्यू आती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इसीलिए आ रही है क्योंकि मोमेंटम कम हो रहा है। तो कम हो रहा है, वही तो चेंज है, जो कम हो रहा है वही तो चेंज है, ठीक है। और इसके बाद निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू ma। m 1200 kg है और a है माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 12 5 60 20 माइनस में न्यूटन। 6000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो भी माइनस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसे रोकने के लिए रख रहा है। तो ये मैं पूरे चैप्टर में आपको ये बात समझाता आया हूं कि माइनस की जो वैल्यू आती है फोर्स में, वो डायरेक्शन अपोजिट बताती है। फोर्स लगने की डायरेक्शन मोशन के अपोजिट में है, जैसे ब्रेक लगाने वाला फोर्स है। तो ये आपका फोर्स एक्टिंग इज 6000 न्यूटन। इस तरह से आपके ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। सभी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपनी हेल्थ और अपनी स्टडी दोनों का आप विशेष ध्यान रखेंगे।